प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी भारत में होने वाले इलेक्शंस और इलेक्शन में एक बड़ा सरप्राइज़ चूँकि मोदी जी की तरफ से पूरी कैंपेन इस तरह डिज़ाइन की गई थी। कहा जा रहा था कि अब की बार जो है वो 400 पार तो नहीं हो सका, लेकिन 400 पार से तीसरी बार मोदी सरकार का स्लोगन अब चेंज हो गया और तीसरी बार के लिए वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके इत्तेहादी कह रहे हैं कि मखलूक हुकूमत होनी चाहिए, तजवीज़ भी पेश कर दी और साथ ही साथ वो गेम प्लान कर रहे हैं कि मोदी जी को कैसे आउट किया जाए। इस पूरे मामले में इत्तेहादियों के साथ जोड़ तोड़ जारी है, बातचीत भी कर रहे हैं। अब तक की जो इतलात हैं दोनों तरफ के जो इत्तेहादी हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पे कायम हैं। क्या कोई सरप्राइज़ हो सकता है और बड़ा चेंज हो सकता है आने वाले दिनों में, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ एक रीज़न क्या बनी कि बज़ाहिर जो पोल्स हम देख रहे थे, जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, भारतीय मीडिया, तो वाज़ेह था। फिर जो खुद बीजेपी की तरफ से बयानात आ रहे थे, बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद वो हिट करेंगे और अच्छी पोजीशन में जाएंगे, वाज़ेह बरतरी हासिल करेंगे, लेकिन सादा अक्सरियत भी नहीं हासिल कर सके। एक भारतीय जमहूरियत की जब हम बात करते हैं तो वहाँ इखलाकी तौर पे ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है, हुकूमती पार्टी होती है, वो अगर सादा अक्सरियत हासिल ना कर सके तो बड़ा इखलाकी तौर पे आप जवाज़ खो बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का। लेकिन मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उन्होंने ज़रा अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा भी रखा सामने और अब वो कह रहे हैं कि 8 जून को हलफ भी उठाएंगे, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर ये सब कुछ इसी तरह इसी प्लान के साथ हुआ तो। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भारत के बन चुके हैं। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं हुसैन थेबो साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं और ख़ास तौर पे इस पूरे इलेक्शन के ऊपर थ्रू आउट हमारी इनसे बात भी होती रही और इस पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। थेबो साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया सर। भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमित श्री विस्तावा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और थ्रू आउट ज़रा इलेक्शन कवर करते रहे वहाँ पे। और जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है हुकूमत साजी के लिए, उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखे हुए हैं। अमित जी खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे। अमित जी गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देख रहे हैं इस वक्त, चूँकि एक सरप्राइज़ मिला, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया कांग्रेस और उनके इत्तेहादियों ने, तवक्को नहीं की जा रही थी या एटलीस्ट जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि शायद मोदी जी और उनकी जो जमात है वो 400 का हिस्सा पार कर जाएंगे, जिस तरह उन्होंने स्लोगन भी रखा हुआ था। लेकिन पिछले इलेक्शन की निस्बत इस दफ़ा उनको बुरी शिकस्त हुई, नंबर्स भी उस तरह नहीं मिले। क्या वजह बनी? और अब चूँकि जो इत्तेहाद सामने आ रहा है, बज़ाहिर तो उन्होंने ऐलान कर दिया है प्राइम मिनिस्टर बनने का भी और जोड़ तोड़ भी जारी है, सूरत हाल क्या है कि अब भी कोई बड़ा सरप्राइज़ हमें कल और परसों मिल सकता है? चूँकि 8 जून को तो फाइनली हलफ तो लेना होगा। जी देखिए, भारत में जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इसमें अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि नंबर जो है वो कम है, क्योंकि जो पिछले 10 वर्षों का जो एक्सपीरियंस रहा इंडियन पॉलिटिक्स का, तो उसमें ये लगता है कि एक फुल मेजोरिटी की, एक वन पार्टी मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती आ रही थी और एक दफा नहीं दो दफा बना, तो इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन अगर आप पार्टी वाइज पे अगर जाते हैं और आइडियोलॉजी को लेकर के जाते हैं, तो जो साउदर्न इलाका है इंडिया का, वहां पर बीजेपी का विस्तार होना, जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, वहीं पर जो ईस्टर्न इंडिया है, ओडिशा जैसे जो स्टेट है, वहां पर बीजेपी का बढ़ना, तो इन हालातों पे और जो परसेंटेज ऑफ पोल था जो बीजेपी ने गवर्न किया था, वो जो अर्न किया था इस बार, वो कमोबेश उसमें ज्यादा अंतर का नहीं दिखता। सीटें जरूर कम आई हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी चूंकि 10 वर्षों से यह भी बाहर थे अपनी सत्ता से, और इनके अलायंसेस जो थे उसमें कैंडिडेट इन्होंने बहुत अच्छे सिलेक्शन किए। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे वो भी 400 पार के नारे के साथ लगा कि अब तो आएंगे ही, और जिस तरह की उनको अपनी मेहनत करनी चाहिए थी वो उस ढंग से मेहनत नहीं कर पाए, इसलिए ये थोड़े नंबर कम दिख रहे हैं।
गवर्नमेंट बनाने के लिए कोई तोड़फोड़ नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और जो उनका जो इंडिया अलायंस था उसने भी ये मान के रख लिया है कि उनके जो नंबर्स हैं वो 232 के आसपास के हैं, और जो एनडीए गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट था, उनकी जो नंबर्स हैं वो 292 के आसपास ही हैं। तो जाहिर तौर पर जो मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए उससे 20 नंबर्स ज्यादा हैं, 20 नंबर्स ज्यादा हैं। तो इसका पूरी तरह से है कि ये गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। आज प्रेसिडेंट के पास ये लोग मिले भी हैं, आज डिनर था, और कल ये अपने घोषणा भी करेंगे, उनसे वक्त भी ले लेंगे, और हो सकता है कि 8 तारीख को ओथ हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का। ठीक है, तो आप समझते हैं कि मोदी जी कि मोदी जी आसानी से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? बाज़ाहिर कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही, चूंकि बड़ा कम मार्जिन है, तो इत्तेहादी उनके साथ अब तक जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर जो ये प्रीपोन्ड अलायंस है, जो इलेक्शन के पहले से, और जिन इसमें साथ जो भी लोग हैं, ज्यादातर मेंबर्स वो उस दौर के हैं जब वाजपेयी सरकार हुआ करते थे, 90 के दशक में, 90 के समय से। तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अमित जी अब लाइन पे रहिएगा। हुसैन थेबो साहब, किस तरह देखते हैं भारत के इलेक्शंस थ्रू आउट? चूँकि इसके ऊपर हम पहले भी बात करते रहे, क्या वजह बनी? नफरत, शिद्दत पसंदी, बहुत ज़्यादा एक एग्रेशन था बीजेपी की तरफ से, और थ्रू आउट हम देख रहे थे कि कैंपेन के अंदर भी नफरत, उस नफरत का रिएक्शन भारत की तरफ से आया। और फिर जो वहाँ की अपोजिशन थी, उन्होंने कल राहुल गांधी जब बात कर रहे थे, उन्होंने मीडिया से बात की, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हमने आइन को बचाया है। चूँकि बज़ाहिर तो लग रहा था कि जिस तरह मोमेंटम गेन कर रही थी और जिस तरह की इन्वेस्टमेंट की गई थी इस पूरे इलेक्शन में, जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद 400 का हिस्सा जो है वो अबूर करेगी बीजेपी। बड़ा दचका लगा है। तो आप किस तरह देखते हैं? आप चूंकि इस पूरे इलेक्शन को थ्रू आउट इसके ऊपर बात करते रहे। जी जी, बात ये है कि जब मोदी जी अपनी हुकूमत में आए तो उनके जो टारगेट थे, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो रखा था, उसमें सबसे पहले उन्होंने रखा था राम मंदिर, उसके बाद उन्होंने रखा था कश्मीर में 370-35A, और उसके तीसरा उन्होंने सबसे बड़ा रखा था कि मैं हिंदुस्तान को हिंदुत्वा बनाऊंगा, और ये जो घुसपैठिए बाहर से आए हैं, जो 800 साल पहले आए हैं, मैं उनको यहाँ से निकालूंगा। अब इसमें जो हमने देखा कि वहां पे हिंदुस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शन करा रही होती है। मोदी साहब ने अपनी पूरी फुल कोशिश की, अपनी ब्यूरोक्रेसी को असाइन किया, अपने इलेक्शन कमीशन के लोगों को असाइन किया, एक लोगों को होप दिलाया, झूठ के नारे दिलाए, इंतहा पसंदी फैलाई, लोगों में नफरत पैदा की, लोगों में एक दो भाई जो आपस में मुसलमान हिंदू रहते थे उनको आपस में लड़ाया कि मैं आज के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोगों ने मोदी साहब को एक मुंह पे तमाचा मारा है, और वो जो 400 पार वाली कहानी थी वो सारी की सारी रेत की दीवार बन के वो गिर गई, और हिंदुस्तान के लोगों ने प्यार को, मोहब्बत को, और आपस में भाई रह के आपस में रहने। आप देखें, अगर मोदी साहब इतने कामयाब लीडर थे तो एटलीस्ट जहां राम मंदिर की इनॉग्रेशन कराई, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज जी बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन के लगाए, शो बिजनेस के लोग बुलाए, एक्टर्स बुलाए, क्रिकेटर्स बुलाए, एटलीस्ट वहां से तो जीतते। ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है मोदी साहब के लिए कि ये इंतहा पसंदी नहीं चलेगी, ये बदमाशी नहीं चलेगी। वो सारे एरिया चले, हम जो श्रीलंका के जो पार्ट्स वाले एरिया है वहां तो मोदी जी हारे हैं, क्योंकि वहां तो उनकी रेटी नहीं है, वो उनका मैनिफेस्टो जो इंतहा पसंदी वाला है वो तामिल उसको मानते भी नहीं है। तो भाई जहां पे आपने राम मंदिर बनाया, वो जो आपने मस्जिद की खत्म की, वहां तो एटलीस्ट जीतते। ठीक, तो नहीं वहां पे तो इबरतनाक शिकस्त हुई है, और नफरत को तो पूरे भारत में शिकस्त हुई है। ये जुल्म की शिकस्त हुई है,
ये इंतहा पसंदी की शिकस्त हुई है, ये मोदी के हिंदुत्व की शिकस्त हुई है, जिसके लिए हिंदुस्तान इसमें थेबो साहब आप समझते हैं कि डाउनफॉल शुरू हो चुका है? जो एक मजबूत एक लीडर के तौर पे जाने जा रहे थे, लग रहा था एग्रेशन था, बातों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, बल्कि यूं कह के तकब्बुर था एक मोदी जी की बातों में। इससे पहले थ्रू इलेक्शंस में भी जिस तरह की हेट स्पीचेस हुई, तो अब उस चीज़ में अब तो चूंकि वो मजबूर हो गए उन लोगों के साथ बातचीत करने जिनके साथ माजी में उनका तजर्बा अच्छा नहीं रहा, उनके साथ पहले ही वादे किए, वादे वफा नहीं हुए, अब ज़रा उनके साथ मिला के हुकूमत बनाएंगे। ये हुकूमत चलना और हुकूमत साजी करना कितना आसान होगा और कितना मुश्किल होगा आपकी नज़र में? देखें, मैं इसका जवाब देता हूं कि इनको राहुल कितना टफ टाइम देगा, लेकिन ये मोदी साहब के लिए एक आईना है। अगर मोदी साहब आज भी चाहते हैं ना कि जिस कश्मीर में उन्होंने 370 और 35A खत्म किया है, आज वहां पे फ्लिप साइड कराएं तो उनको आईना दिखेगा और उनको पता चल जाएगा कि कश्मीर के अवाम चाहते क्या हैं। कश्मीर के अवाम जो है वो आपके जुल्म, आपकी जबरदस्ती, आपके जो जब से आपने 370 और 35 खत्म किया उसके बाद जो वहाँ जुल्म हो रहा है, वो उसका जवाब वो क्या देंगे। अब आते हैं कि मोदी साहब को क्या चैलेंजेस होंगे। अभी तक तो देखें, उनके पास बाकी उनके इत्तेहादी अगर मिला लेते हैं तो हिंदुस्तान में 272 पे हुकूमत बनती है, तो उनके पास अपनी पोजीशन तो है, लेकिन जो अपोजिशन है, खासतौर पे कांग्रेस है, कांग्रेस इसको एक तो पेनिट्रेट भी कर रही है, कांग्रेस इनके इत्तेहादियों को तोड़ रहे हैं और एक मजबूत अपोजिशन बनेगी। और जिस तरह से जंगल में अपना कानून फेरते थे, मोदी साहब क्यों चाहते थे कि ये मुझे अब के बार 400 पार, अब के बार 400 पार, वो इसलिए चाहते थे क्योंकि ये हिंदुस्तान को एक हिंदुत्व की तरफ लेके जाना चाहते थे। वो अपने खुले, उन्होंने मुसलमानों के गढ़ में जाके और लखनऊ ठीक है, वन पार्टी सिस्टम की तरफ जाना चाह रहे थे ताकि जो भी कानून पास करना हो, बनाना हो, जिस तरह 370 और बिल्कुल जो कानून वो बनाना, उसने लखनऊ में जाके कहा कि ये जो 800 साल के पहले से आके घुसपैठे बैठे, मैंने इनको निकालना है, अब निकाल के दिखाएं। ठीक है, थेबो साहब लाइन पे रहे, मैं जरा इसके ऊपर इनपुट लेता हूँ अमित जी का भी। अमित, किस तरह देखते हैं थेबो साहब जो बातें कर रहे थे, ये चीज था सबसे पहले जी, मैं सबसे पहले 3-4 जगह करेक्ट कर दूं जो अभी भाई साहब पैनलिस्ट थे हमारे साथ। जी। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान में ना तो सरकारें कभी चुनाव इलेक्शन कराती हैं। हिंदुस्तान में इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन है, जो एक निष्पक्ष संस्था है, जो जिसके साथ जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो जितने ब्यूरोक्रेसी होते हैं वे सब इनके अंदर आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के। तो यहाँ पर ना तो फौज की बंदूकें के नीचे इलेक्शन होता है, ना सरकार के पुलिस के अंदर होता है। इसके लिए एक इंडिविजुअल और अमित जी, खुद राहुल गांधी की कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो उसमें वो खुद कह रहे हैं, मैंने सरकारी मशीनरी, हमने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हमने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हुकूमती प्रोपेगेंडे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, पूरी रियासती मशीनरी लगी थी जिसके खिलाफ हम इलेक्शन जीते हैं। यदि आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की, देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान की तासीर डेमोक्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज रहे ना रहे, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, कल कोई और पार्टी हुआ करती थी, पार्टियां बनती है, बिगड़ती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सोच में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की तासीर में डेमोक्रेसी है, यहाँ की जमहूरियत में और जनता में, पीपल्स में जो वोटर्स हैं वो डेमोक्रेट हैं। इस कारण से भारत की डेमोक्रेसी है। ठीक है, एक अपोजिशन एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन यही फिर आपने वो भी स्टेटमेंट देखा होगा खड़गे साहब का कि इलेक्शन कमीशन से हमने मिला, या पवन खेरा जी का, उन्होंने बहुत अच्छी फुल बातचीत हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर में पैसे लगाए गए थे वो बिजनेसमैन के पैसे लगाए गए थे। जी नहीं हुजूर, ये भी आपको करेक्ट कर दूं, जो आम पब्लिक है वो 1 रुपए से लेकर 2 रुपए से लेकर, और उसमें कई सारे मुस्लिम हिंदू भी थे, जो लोग उसमें जो चाहते थे कि जो सच हो, जो ट्रुथ है, जो सामने आए। और तीसरी बात, एक और फैक्ट इन्होंने गलत बोला कि 800 सालों से जो रह रहे हैं, जी नहीं, 1971 में
जब पूर्वी पाकिस्तान में, जो आज बांग्लादेश में, जब पश्चिमी पाकिस्तान के फौजों ने जो वहां पे आतंक मचाया था, उससे जो लोग वहां से डर कर पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली जो भाग करके यहाँ पे आए थे इलीगल रूप से, उनको बाहर निकालने की बात कही गई थी, जिनका समर्थन लेकर के यहाँ पर आप काम करते हो। वैसे वो उनको निकालने की बात कर रहे थे, जिस पर आपके पाकिस्तान के लोग के फौजियों ने वहां पर दहशत फैलाई थी। उस पूर्वी पाकिस्तान के लोग इन्फ्लेट्रेट होकर के, वहां से माइग्रेट होकर के हिंदुस्तान में घुसे थे, उनको निकालने की बात कही गई थी। 800 वर्षों के पहले वाले लोग, यहाँ पर तो हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो 400 वर्ष पहले, और इवन पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, अगर आप पहले चले जाइए तो 500 वर्ष पूर्व हो सकता है कि ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं इनके पूर्वज भी हिंदू होंगे, या उनके पूर्वजों के साथ बहुत ज्यादतियां की गई होंगी, तभी उन्होंने इस्लाम कबूल किया होगा। ऐसे भी लोग हैं, तो उनके साथ तो एक पूर्वजी रिश्ता, हमारा पूर्वज का रिश्ता रहा है। और जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में अगर ऐसे है कि 800 वर्षों तक ये अमित, आप जो बात कर रहे हैं इसमें भी बहुत सारी करेक्शंस हैं। मैं वो उस तरफ भी आऊंगा। मैं चाहूंगा कि चूंकि हुसैन थेबो साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेक्शंस है तो कर सकते हैं जी जी, लेकिन हम हमारा डिबेट ये नहीं है, चूंकि टॉपिक ये नहीं है। हम एक दूसरे के ऊपर के माजी में क्या होता रहा, ज़ाहिर है 800 साल क्या हज़ारों साल पुरानी तारीख है ये, और यहाँ क्या कुछ होता रहा ये भी एक मिनट। थेबो साहब मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप इनपुट दे रहे, फिर हम एक चीज मैं इलेक्शन पे मैं बता दूं कि देखिए, इलेक्शन में 64 करोड़ लोगों ने वोट किया। जो सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी बनी है, 242 के आसपास इनकी सीटें हैं। सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी है वो कांग्रेस है, वो 99 पर है। दोनों के अलायंसेस में एक अलायंस को पूरी तरह से गवर्नमेंट बनाने के लिए जो मेजोरिटी नंबर चाहिए वो नंबर है। दूसरी तरफ के 232 के लोग के आसपास के लोग हैं। इसलिए ये चीजें कहना कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो गया, जनता ने बता दिया। जहां पे आप श्रीलंका के आसपास की बातें कह रहे थे, यानी साउदर्न रीजन में, केरला में बीजेपी फर्स्ट टाइम उसके एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है केरला में सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर जो परसेंटेज ऑफ पोल था तेलंगाना में, वो भी साउथ का इलाका है, वहां भी परसेंटेज ऑफ पोल बढ़ा है, नंबर्स डबल हो गए हैं। तो ये सारी चीजों को देख करके देखिए एक लोकल जो मुद्दे होते हैं उस पर एड्रेस करते तो जातीय नंबर में बदलाव आता, लोकल लीडर्स पे अगर बात होती तो। दूसरी तरफ और नफरत की बात हो रही थी, कास्टिज्म की तरफ लेकर के जाना, नफरत नहीं होता है क्या? और अगर आप रिलीजन की तरफ जाते हैं तो नफरत होता है। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को, क्योंकि हिंदुस्तान की तासीर नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन अमित आप ही के लोग तो ये कहते रहे, आप ही की पॉलिटिकल पार्टीज के ये इल्जाम लगा रही थी, और जो हुसैन थे वो सब कोट कर रहे थे। थेबो साहब, एक तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप इनपुट दें, और दूसरा ये कि अब ज़रा इस चीज़ को तो हिंदुस्तान के अवाम ने नहीं पसंद किया, जो कि हमें नज़र आया कि लोगों ने इस सोच को रिजेक्ट किया, वहाँ पे वोट नहीं पड़े। और वो जो सिविलाइज्ड हिंदुस्तानी हैं वो समझते हैं कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो बीजेपी या हिंदुत्व नहीं कर सकती, और ना ही हम इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी, बात ये है कि ये जो साहब हैं जो मुझे जवाब दे रहे थे, इन्होंने देखे सब बातें कर ली, वो भी गलत की, लेकिन कश्मीर पे बात नहीं की। जो कश्मीर पे मैंने शुरू में बात की, कश्मीर और गुजरात में बात नहीं करेंगे। खत्म करने का जो खौफ था मोदी जी को, वो उधर लेफ्ट साइड कराए ना, आज भी कराए तो उनको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये इन्होंने कही कि हमारे जो बड़े हो गए वो हिंदू नहीं, हमारे बड़े हिंदू नहीं थे, हमारे बड़े 800 साल पहले मुसलमान थे, और वो मुसलमान थे जो हिंदुओं को घोड़े पे चढ़ने भी नहीं देते थे, जो आज भी मोदी साहब अपनी तकरीरों में कहता है कि ये 800 साल पहले घुसपैठे आए थे और हमें घोड़े पे चढ़ने नहीं देते थे। तीसरी बात ये इन्होंने कही कि इलेक्शन कमीशन करा। भाई, इलेक्शन कमीशन की क्या हिम्मत, क्या औकात, उसको मोदी डिक्टेट कर रहा है। वो राहुल ने पूरी उसकी, हमारे पास अगर टाइम है तो मेरे पास भी उसकी पूरी डिटेल है, वो मैं बता चुका हूं उनको, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो किया। तीसरी बात इन्होंने कहा कि मंदिर के लिए 1 रुपया और 2। भाई, क्या खुदा के बंदे, जितने बड़े बड़े एक्टर बुलाए, वो एक एक्टर बुलाने किसी इवेंट पे आने के लिए 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लेता है। तो 1-1 रुपया और 2-2 रुपया कहां से आ गया भाई? ये पूरी की पूरी रियासती मशीनरी को यूज किया गया।
एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाया गया जो कंप्लीटली फेल हो गई। मैं समझता हूं कि इनको ये चाहिए कि ये पहली फुर्सत में जिस तरह से इन्होंने जुल्म किया था, 370 और 35A खत्म किया था, उसके साथ साथ वो वहां पे रिस्टोर करके और प्लेबसाइट कराएं। सबसे पहले मोदी को चाहिए कि वो कश्मीर को आजाद करें जो वहां पे कब्जा किया हुआ है। जिस तरह की वो आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं कि ये हिंदुत्व और ये मुसलमान, कैसे मुसलमान उस वक्त 40 करोड़ के मुसलमान हैं, उनको आपने जेल में बंद करके रखा हुआ है। वो तो आपका राहुल भी कहता है भाई इस तरह से इलेक्शन करा के और फिर भी आप हार गए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मोरली, एथिकली मोदी का कोई राइट नहीं बनता कि वो वजीर आजम बने। और जिस तरह से राहुल कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, कांग्रेस एक लिबरल पार्टी है, ये बीजेपी बेसिकली आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके मोदी से पहले पूछे आप, उसमें भी ग्रुपिंग बोले वो मोदी साहब से तो ये पूछे कि वो नथुराम गोडसे को अपना फादर मानते हैं या गांधी जी को मानते हैं। जिसने गांधी को मारा वो उसको अपना गॉड फादर मानता है और उसी के नाम पे आरएसएस बनी हुई है। आज भी उसको जाके ये पूछते हैं, किस मुंह से बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। ये वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो एंटी ह्यूमन है। इसमें तो कोई मुसलमान है ही नहीं, इसमें तो बाकी तो है नहीं। आप दिल्लत को मानते हैं, आप जो बाकी जो कौमें हैं जब सब ये अगेन डिबेट आगे बढ़ती जा रही है वापस तो इस तरह से अगर हिंदुस्तान में होगा, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस शेप में नहीं है कि वहां पे कोई जमहूरियत है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस शेप में है कि वहां पे लोग ज्यादा है। ये आप पहले तो ये एक बात क्लियर कर, तो ये वजह थे वो सब, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें गिरवाई। तो जहाँ पैसा लग रहा था जाफिर साहब मैं इलेक्शन पे मामले पे आता हूँ और आपका जो विषय है, लेकिन उसके पहले मैं इनसे पूछ लूं जरा, आप कौन से वाले मुसलमान की बात करते हैं? जो दारा सिखो मुसलमान है या औरंगजेब मुसलमान है? आप पहले इस बात पे जवाब दे दें। आप गोडसे और गांधी पे बाद में आना, आप तो मुसलमान हो ना, आप तो इस्लाम को जानने वाले हो ना। आप बताओ कि आप कैसे मुसलमान को पसंद करते हो, दारा सिखों को या औरंगजेब को? आप ये बताओ आप कौन सी जमहूरियत को पसंद करते हो, बाजवा वाली जमहूरियत को या नवाब खान साहब वाली जमहूरियत को या भुट्टो साहब की जमहूरियत को, जिनको सड़कों पे बम से उड़ा दिया जाता है? डेमोक्रेसी की पाठ कम से कम हिंदुस्तानियों को मत सिखाना। आपको मैं बार बार बता देता हूं, क्योंकि हमारी तासीर, हमारी जहनियत, हमारे रक्तों में, हमारे वो रगों में डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुत्व है, हिंदू है। या अगर पाकिस्तान में भी हिंदुओं से सीखना चाहिए कि हमने 70 सालों में केवल 17, 18, 17, 18 टाइम से हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन हुए हैं। और आप अपने यहाँ जाकर के देखो, आपको कश्मीर में देखना है ना, हमने तो 370 लगा करके डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन आपके किर्गिस्तान, बल्किस्तान और गल्किस्तान में जाकर के देखो जो आपने किया हुआ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हमें डेमोक्रेसी की बात मत बताना, डेमोक्रेसी यहीं से शुरू हुआ और यहीं से रास्ता भी दुनिया को दिखाया जाएगा। जफीर साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। थेपो सर इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। डेमोक्रेसी मुझे आवाज आ रही है, मैं आपको जवाब मैं चाहूं, इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अमित जी जरा थेपो साहब को सुनने दें प्लीज। अब जफीर साहब मेरी एक बात, हमारी कुछ मिसाइल्स हो सकती हैं, हमारे कुछ मसले आपसी मसले हो सकते हैं, इसके ऊपर क्योंकि आपने पर्सनली उनको, अमित जी पर्सनली आपने थेपो साहब को वो किया, वो रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। थेपो साहब मैं आपको इस वक्त भी अमित जी चैलेंज करता हूं, आप अपने मोदी जी को बताएं कि वो फ्लिपसाइड करा के दिखाएं ना। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आज भी कश्मीर की क्या रिक्वायरमेंट है? कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हमें फ्लिपसाइड का। आपने क्यों उनके ऊपर जुल्म किया हुआ है? आपने 370 और 35A खत्म करके वहां पे कर्फ्यू लगा के, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सी डेमोक्रेसी है कि आप उनके ऊपर कर्फ्यू लगा के बैठे हुए हैं? अगर आप में हिम्मत है, आप कराएं फ्लिपसाइड। आप चौकी की बात कर रहे हो भाई साहब, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हो ना। आपने ये राम मंदिर की बात की, आप वहां से हार गए। कितनी बड़ी बात है।
अगर आपको तो मसाजिद के खिलाफ वहाँ पे तीर चलाएंगे, वो अकबरुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी जीत के दिखाया उन्होंने। तो एटलीस्ट ये तो होता कि राम मंदिर जहाँ बनाया वहाँ तो जीते। अभी वहाँ लोकल चुनाव हुए हैं, बीडीसी मेंबर 200 से ज्यादा जीते हैं, डीडीसी मेंबर 200 से ज्यादा जीते हैं। चलिए ये आगे जो भारत का सिरताज है कश्मीर, हम आप बात कर रहे होंगे पाकिस्तान ने जिस कश्मीर को ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है, वहां पर बंदूक के साए में बातें कुछ हो रही होंगी। आप दोनों जगह पे कराएं फ्लिप साइड, हम दोनों जगह के लिए मैं आपको कहता हूँ। अमित जी थेपो साहब तो चैलेंज कर रहे हैं आपको, आप कराएं ना, फिर करा के दिखाएं, आप फ्री एंड दें, फ्री एंड दे। वहाँ पे हिंदू क्यों आबाद किए जा रहे हैं कश्मीर में ला के, वहाँ पे आपने पूरी उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी, तो ये सारी चीजें गन पॉइंट पे ही तो हुई है। जाफिर साहब, अब डेमोग्राफी चेंज करने की बात करते हैं ना, तो जितने सिंध और पाकिस्तान से लोगों को किसी एक को नहीं किया, हम सिंध में ही बैठे आपसे बात कर रहे हैं, तो थेपो साहब खुद सिंध से हैं, किसी एक बंदे को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया गया। सर थेपो साहब इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि बम्बई में जावेद अख्तर घर नहीं ले सकता क्योंकि वो मुसलमान है, उसकी बीवी घर नहीं ले सकती क्योंकि वो मुसलमान है। 200 से ज्यादा बीडीसी मेंबर्स जीते हैं, 200 से ज्यादा डीडीसी मेंबर्स जीते हैं। लोकल गवर्नेंस हमने वहां पे एस्टेब्लिश करी है, ठीक है। आप ये मत हमें बताएं, हेलो जी आप हमें ये बताने का प्रयास ना करें भाई साहब, ठीक है। तो हिंदुस्तान की तासीर में डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की रगों में डेमोक्रेसी है। अमित जी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का बड़ा इखलाकी जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका, वो तो अपनी सादा अक्सरियत खो गई, तो उनको तो हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। अगर इखलाकियात का आप दर्ज दे रहे हैं तो मोदी जी को तो अपोजिशन में आके बैठ जाना चाहिए, वो ओपन हाउस करे, जो भी हुकूमत बनाना है आए अक्सरियत जिसके पास आप बैठ जाए। साहब यहाँ ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर जो कानून में जो आइन है उसी हिसाब से चलेगा। यहाँ पर ये नहीं होगा कि जमहूरियत पे बाजवा साहब के यहाँ से ऑर्डर आएगा या जो पहले जो नहीं तो आरएसएस ने कब्जा किया हुआ, कौन सी जमहूरियत है आपके पास? आरएसएस कब्जा करके बैठी हुई है, सारी इन्वेस्टमेंट उनकी थी हमारे पास, ये तो बताएं। आरएसएस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का संगठन है, वो पाकिस्तान के लोगों का संगठन नहीं है। आपको जवाब मिला ना इस दफा फिर इस इलेक्शन में? आरएसएस हिंदुस्तान अलग नहीं है, कोई इस पे इनको रिस्पॉन्ड करें ना, आरएसएस कहाँ चली गई फिर? आरएसएस हिंदुस्तान में ही है, वो एक, हेलो जी आपको आवाज आ रही है? अब आवाज नहीं आएगी, जा रहे जब जवाब नहीं बन पा रहा तो आवाज नहीं आएगी हिंदुस्तान में। अब मैं आपको बता देता हूँ, आरएसएस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो करोड़ों ने तो वोट नहीं दिया उनको, करोड़ों ने तो उनको वोट नहीं दिया। जब कश्मीर में जब मामला आता है ना, तो ये आरएसएस से खड़ा हो जाता है या कहीं बाढ़ आता है नथुराम गोडसे को मानता है। नहीं तो नथुराम को ही मानेगा, उसने गांधी जी की आइडियोलॉजी कहाँ फॉलो करते हैं ये बताएं आप। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या है और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? क्योंकि आपने गांधी जी का नाम सुना है, गांधी जी को शायद नहीं पढ़ा है, वो आपके भी पूर्वज थे, आपका भी हिस्ट्री है, आप पढ़ना कि गांधी जी स्वयं आरएसएस के कैंप में जाया करते थे। इसलिए ये कहना गांधी जी और आरएसएस मानते हैं जी? नथुराम गोडसे को आप मानते हैं? मोदी जी उसको अपना गॉडफादर मानता है। मैंने आपको क्या कहा कि आप दारा सिक्खों और औरंगजेब में आप किसको पसंद करते हैं? आप मुझे बता दो। उन्होंने बता दिया। चले आप अपना जवाब नहीं देंगे कि हम चाहते हैं कि चले हम नहीं जवाब दे सकते हैं हुसैन थेपो साहब, वो उधर आरएसएस के गुंडे बैठे हुए घर से बाहर नहीं निकल सकते, कैसे जवाब देंगे? तो आपको मेरे प्रश्नों का भी जवाब आपको स्वयं इनको जवाब नहीं दे सकते। वहाँ पे बच्चे होंगे, हमें उसका रहम है। आप कोई बात नहीं, आप जवाब ना दें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अगले किसी प्रोग्राम में हम दोनों को बड़ा मौका देंगे। बहुत शुक्रिया, भारत से हमारे साथ जुड़े थे अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया। हुसैन थेपो साहब इस्लामाबाद से आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।